स्प्रेड प्लेट मेथड। ये हम सारे मेथड पढ़ रहे थे बेटा, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेबॉर्ट्री में मसनूई तरीके से उगाने के, ग्रो करने के तरीके और उनका प्योर कल्चर बनाने के। प्योर कल्चर क्या था बेटा, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो अगर हमने मुर्गियों का फार्म बनाया है या गाय का या भैंसों का या बकरियों का, तो हम चाहते हैं कि अच्छी नस्ल की और एक वो नस्ल जो ज़्यादा फ़ायदेमंद, ज़्यादा दूध देने वाली, ज़्यादा गोश्त वाली हो, उसको हम उगा यानी कि नशोनुमा करवा लें और बाकियों को हम स्किप कर दें। तो इस तरीके से आपने मुर्गी के फार्म में देखा होगा, एक जैसी मुर्गियाँ होती हैं, कोई दूसरी नस्ल की मुर्गियाँ उसमें मिक्सअप नहीं होती। गाय का फार्म भी होगा तो एक जैसी अच्छी नस्ल की गाय रखेंगे वो, ठीक है। बकरियों के जो अच्छे फार्म हैं उनमें भी अच्छी नस्ल की बकरियां ही रखी जाती हैं। तो ये प्योर कल्चर जो हम बनाते हैं, ये है कि जो अच्छी बैक्टीरिया की बहुत सारी किस्में हैं, जो हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो हम ग्रो करवा लें और जो नुकसानदेह हैं उनको स्किप कर दें। तो ये सारे के सारे तरीक़ाकार, जिसमें हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड देखा था सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने देखा प्योर प्लेट टेक्निक, उसके बाद अब हम देखने लगे हैं स्प्रेड मेथड कि आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 2-3 मेथड रहते हैं हमारे, तो ये छोटे छोटे से हम सारे मेथड्स को आज डिस्कस कर देंगे, ये इसको अलग ख़त्म कर देंगे आज। तो ये कहता है बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र लूप को ट्रांसफ़र करने की गर्ज से अ पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिमन, एक बैक्टीरिया का थोड़ा सा नमूना ले लिया जाता है, इस स्प्रेड फैला दिया जाता है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना। ये वैसे स्प्रेड प्लेट मेथड है तो इसमें फैलाया जाएगा, थोड़ा सा नमूना फैला दिया जाएगा ओवर द सरफेस, सतह के ऊपर, ऑफ द सॉलिड मीडियम के ऊपर। सॉलिड मीडियम क्या था, बार बार आगार वाला, जिसमें आगार शामिल होगा वो क्या होगा, सॉलिड मीडियम। पहले से हमने प्लेट तैयार की होगी, उसके अंदर उनकी खुराक जो है वो हमने डाली होगी और वो आगार की वजह से सॉलिड हो चुकी होगी। तो लूप की मदद से, लूप होता है बेटा ऐसे स्प्रिंग सा बना होता है, लंबा सा होता है वो, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको बुक के ऊपर। जिसको लूप ना नज़र आ रहा हो तो बेटा वो देख सकता है, नेट के ऊपर लूप देखेगा ना तो उसको नज़र आ जाएगा लूप। ये ऐसे सीधा सा एक हैंडल होता है, उसके आगे ना छोटा सा एक स्प्रिंग लगा होता है। जैसे कभी आपने देखा हो वो बच्चे जिससे बचपन में तार सी होती थी और वो बुलबुले पिलाते थे फूंक मार के, इस तरह का लूप होता है। बस उसके ऊपर जो डंडी है वो थोड़ी सी बड़ी लगी होती है और आगे इसी तरह का छोटा स्प्रिंग लगा होता है। तो उस लूप की मदद से एक पोर्शन थोड़ा सा बैक्टीरिया के नमूने का वो स्प्रेड फैला दिया जाएगा सॉलिड मीडियम की सतह के ऊपर। आफ्टर अप्रोप्रिएट इंक्यूबेशन, एक ख़ास इंक्यूबेशन के बाद, इंक्यूबेशन बार बार लफ्ज़ आ रहा है, वो वक़्त, वो टाइम जिसके अंदर बैक्टीरिया के जो स्पोर हैं उनसे बच्चे निकल आएँ और बैक्टीरिया की नस्ल बढ़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेटर्स होते हैं, इन प्लेटों को इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। जब आपको लेबॉर्ट्री में लेके जाएंगे हम तो छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स दिखाएंगे आपको। इंक्यूबेटर की समझ ना आए तो बेटा जो मुर्गी के अंडों से जो बच्चे निकालने वाली मशीन है उसको भी क्या कहते हैं, इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडों से बच्चे निकलने का टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। तो एक ख़ास किस्म के इंक्यूबेशन के बाद ग्रोथ फ्राम ईच कल्चर शुड बी चेक्ड। तो हर कल्चर से, जो कल्चर किसको कहेंगे, उस प्लेट को जो आपने रखी थी जिसके ऊपर नमूना फैलाया था उसको क्या कहेंगे, कल्चर। तो हर कल्चर के अंदर से हमने उसको चेक करना है माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोप की मदद से, क्योंकि बैक्टीरिया को बेटा माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम चेक कर सकते हैं। एंड कल्चरली टू वेरीफाई, और कल्चरली भी चेक करना है, टू वेरीफाई, ये यकीन दहानी करने के लिए, दैट इट इज़ प्योर कल्चर, के ये एक खालिश कल्चर है। ठीक हो गया बेटा। तो इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया के नमूने को लूप की मदद से एक छोटे से पोर्शन को फैला देंगे सॉलिड मीडियम के ऊपर, और एक ख़ास वक़्त के बाद जब इसकी इंक्यूबेशन हो जाए तो हम इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे हर कल्चर की, और उसको माइक्रोस्कोपिकली भी चेक करेंगे और कल्चरली भी चेक करेंगे, और ये यकीन ध्यान नहीं कराएंगे कि ये प्योर कल्चर है या नहीं है। जो कॉलोनियाँ बनी हुई नज़र आएंगी, जो इससे पहले बेटा कॉलोनियाँ बनी थी, ये कॉलोनियाँ जो अलग अलग नज़र आ रही हैं, ये अलग अलग कॉलोनियाँ जो बनी थी, आखिर में जितने धब्बे नज़र आ रहे हैं ये अलग बैक्टीरिया की एक अपनी नस्ल है। ठीक है, ये एक अब बैक्टीरिया की अपनी आबादी है।
तो इसमें से जो प्योर नज़र आएगा आपको, एक आबादी अलग थलग नज़र आएगी, वो आप उसको अलग कर लोगे लूप की मदद से। तो इसकी बेटा ये लिमिटेशंस आ जाएंगी। स्प्रेड प्लेट मेथड की लिमिटेशंस क्या होते हैं, इसके नुकसानात, ठीक है, लिमिटेशंस भी नुकसानात, डिसएडवांटेजेस भी नुकसानात। तो ये इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिमन कैन बी स्प्रेड ओवर द आगार, बहुत थोड़ी सी अमाउंट जो है हम नमूने की आगार के ऊपर फैला सकते हैं, ज़्यादा नहीं फैला सकते, ये इसकी लिमिटेशंस है। फ़ायदा क्या है, मिनिमल अमाउंट इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड, बहुत कम जो है इसके लिए आपको आलात की ज़रूरत होती है, औज़ारों की या जो चीज़ें लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होती हैं उनकी ज़रूरत होगी, बहुत कम, ठीक है। तो आप अपना काम चला सकते हो इससे। ये बेटा अगर जिसको पता चल जाए कि ये बैक्टीरियल कल्चर बनाते कैसे हैं, वो लाखों रुपए कमाते हैं। देखो गाय का फार्म बनाना है तो गाय साल बाद एक जाके बच्चा देती है, बकरियों का बनाना है तो वो 6 माह बाद बच्चा देती है। लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसे हैं, ये अगर आपने एक 24 घंटे रख दिया तो करोड़ों की तादाद में इनकी नस्ल में इजाफा हो जाता है। ये बहुत जल्दी अपनी तादाद बढ़ाते हैं, और अगर आप इनको कमर्शियली बेचने के लिए या किसी मकसद के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो बहुत जल्दी इनसे पैसा कमाया जा सकता है। तो ये इसलिए बता रहे हैं बेटा कि थोड़े से आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी और आप ज़्यादा इनकी अमाउंट को ग्रो करवा लोगे, नशोनुमा करवा लोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में क्या होगा, कुछ अच्छे खुराक के अज्जा डाले जाएंगे जिससे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक दो लाइन का ये पढ़ते हैं। इनरिचमेंट कल्चर आर जनरली यूज्ड, इनरिचमेंट कल्चर आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है व्हेन द टाइप ऑफ बैक्टीरियम टू बी आइसोलेटेड, बैक्टीरिया की वो किस्म जिसको हमने अलग करना है, इज़ प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल नंबर, जो आम तौर पर बहुत कम तादाद में मौजूद हो, एंड ग्रोज मोर स्लोली, और उसकी नशोनुमा भी बहुत स्लो हो, देन मैनी अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ के मुकाबले में, इन द इनाकुलम के अंदर जो आपने इसके लिए माहौल तैयार किया उसको हम क्या कहेंगे, इनाकुलम में उन बैक्टीरिया के लिए, इनको नाजुक बैक्टीरिया कहते हैं, फेस्टिडियस बैक्टीरिया। ये एक तो इनकी ग्रोथ स्लो होती है, नशोनुमा स्लो होती है, दूसरा ये होते भी कम तादाद में लेकिन हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत होते हैं। तो इनको हम ग्रो करने के लिए एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनरिचमेंट कल्चर, ठीक है। तो उससे वो बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देते हैं और हम उनको अलग कर लेते हैं। फिर आ जाएगा सीरियल डिल्यूशन टेक्निक। ये देखें बेटा, ये बड़ी प्यारी टेक्निक है। प्योर कल्चर निकालने के लिए हम मज़ीद पतला से पतला करते जाएंगे महलूल को। डिल्यूशन किसको कहते हैं, पतला करना, ठीक है। इसके अंदर हमने ना 5 से 6 जो है ना हमने वो ले लेनी है टेस्ट ट्यूब्स। उन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो है वो 9 ml सोल्यूशन ले लेना, सब में क्या ले लेना, 9 ml। तो सबसे पहले उसमें होगा गाढ़ा सोल्यूशन, स्पेसिमिन जिसको कहेंगे, कंसंट्रेशन बहुत गाढ़ा, उसके अंदर से हम 1 ml लेंगे और अगले वाले 9 ml में शामिल कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 10 ml। उसको हिलाएंगे, उसके अंदर से फिर 10 ml में से फिर 1 ml लेंगे, अगले वाले में शामिल कर देंगे, उसको फिर हिलाएंगे, अगला भी 10 ml हो गया, 9 पहले से था, 1 शामिल हो गया, फिर उसको हिलाएंगे। मज़ीद ये पतला से पतला होता जाएगा। अगर ये फ़ोटो देखेंगे तो देखें, शुरू में ज़्यादा ब्लू कलर था और आखिर में ये कलर जो है वो बिल्कुल मध्यम होता चला गया और लास्ट में आ गया तो बिल्कुल ही मध्यम हो गया। तो इसका मतलब ये इंतहाई पतला हो चुका है। तो ये तकरीबन 10 गुना या ज़्यादा बार जो है ये पतला हो चुका है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया बचेंगे लास्ट वाले के अंदर, वो तकरीबन प्योर होंगे। क्या होंगे, प्योर होंगे। तो ये हम सीरियल डिल्यूशन टेक्निक पढ़ते हैं। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इन अ मिक्स्ड कल्चर, अगर कोई जानदार हो मिक्स कल्चर में, ये जो शुरू वाला है क्या है, मिक्स है, इज़ प्रेजेंट, ये इन प्रेजेंट नहीं, ये लफ्ज़ ये क्या है, इज़ प्रेजेंट, मौजूद हो, इन ग्रेटर नंबर, ज़्यादा तादाद में, देन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत है मिक्स, लेकिन कोई एक चीज़ ज़्यादा मकदार में मौजूद है। इट में बी पॉसिबल, ये मुमकिन होता है, टू ऑब्टेन इट इन प्योर कल्चर, इसको हम हासिल कर सकें खालिस हालत में, बाय सीरीज़ ऑफ डिल्यूशन, इसको हम सीरीज़ जो है पतला करने की, डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, पतला करना, एक सीरीज़ के तहत हम इसको पतला करते जाएं, इन ट्यूब्स के अंदर, ऑफ अप्रोप्रिएट मीडियम, एक ख़ास मीडियम के तहत इसको हम अगर पतला करते जाएंगे तो ये
पॉसिबल है कि हम इसको खालिस हालत में हासिल कर लेंगे। व्हेन जनरली डिल्यूटेड, जब हम इसको आम तौर पर पतला करते जाएंगे, द स्पेसिमिन कंटेन ओनली द वन स्पीशी, जो नमूना आखिर में बचेगा उसमें तकरीबन एक स्पीशी मौजूद होगी और वो क्या होगी, प्योर होगी। इट इज़ एडवाइजेबल, इसके अंदर हम नसीहत करते हैं, टू कन्फर्म द प्योरिटी, कि इसकी खालिस हालत को कन्फर्म करने के लिए, ऑफ द कल्चर की, आइसोलेटेड इन दिस फैशन, इस तरीके से इस फैशन से आइसोलेट किए गए कल्चर की खालिस हालत को चेक किया जाता है करने के लिए, बाई प्लेटिंग प्रोसीजर, इसके लिए हम प्लेटिंग प्रोसीजर भी करेंगे ताकि इसका हमें पता चल सके कि हमने इतना डिल्यूट करने के बावजूद भी हमें खालिस स्पीशीज़ मिली है या नहीं मिली। वो होता क्या है बेटा, जो ज़्यादा मकदार में मौजूद होगा ना, बाकी कम होंगे, तो जितना पतला करते जाएंगे ना, तो पतला करते जाएंगे, अगर कोई दूसरी स्पीशीज़ इसमें शामिल हैं भी ना, तो वो उनकी ग्रोथ स्लो होती है। जैसे ही हम नमूना लेंगे ना, तो वो जो स्पीशीज़ ज़्यादा ग्रो कर रही थी ना, वही हमारे नमूने में आती जाएगी, और जो बाकी स्पीशीज़ हैं वो कम होती जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें उम्मीद है आइसोलेशन टेक्निक, सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, ये बड़ी एहतियात की टेक्निक है बेटा, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर हम एक सिंगल सेल को ही अलग कर लेते हैं। तो स्पेशल इक्विपमेंट्स, ख़ास किस्म के आलात, द माइक्रो मैनिपुलेटर जिसको कहते हैं, कैन बी यूज्ड, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इन कंजुगेशन विद माइक्रोस्कोप, और इसको मिलाया जाता है माइक्रोस्कोप के साथ, टू पिक, उठाने के लिए, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक अलग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो खालिस और उसकी नस्ल बढ़वा लें। एक खालिस ऑर्गेनिज्म को उठा लेंगे, जैसे हम एक गाय ले आएँ या एक बकरी ले आए, उसी की नस्ल आगे बढ़ा लें, तो एक ख़ास ऑर्गेनिज्म को उठा लेंगे माइक्रो मैनिपुलेटर की मदद से। माइक्रो मैनिपुलेटर को हम माइक्रोस्कोप के साथ अटैच कर देंगे ताकि हमें नज़र आए सही तरह भाई हम वाकई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को उठा रहे हैं। ठीक है। फ्राम अ हैंगिंग ड्रॉप, एक लटकते हुए कतरे से, जो गिर रहा होगा ना कतरा, हैंगिंग ड्रॉप, ये कतरे गिर रहे नीचे फोटो में दिखाए गए हैं, तो उसके अंदर से हम सिंगल ऑर्गेनिज्म को उठा लेंगे। और ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को उठा लेंगे एक ख़ास किस्म के स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से, जिसको हम माइक्रो मैनिपुलेटर कहते हैं। द माइक्रो मैनिपुलेटर परमिट्स, माइक्रो मैनिपुलेटर इजाज़त देगा हमें, द ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा होगा, जो काम कर रहा होगा, उसको ऑपरेटर को इजाज़त देगा, टू कंट्रोल द मोमेंट ऑफ आ माइक्रो पिपेट, ताकि जो इसकी मूवमेंट है, हरकत है माइक्रो पिपेट की, उसको कंट्रोल कर सके। पिपेट क्या होती है? पिपेट क्या होती है बेटा? किसी भी नमूने को सक करने वाली चीज़ क्या कहलाएगी? पिपेट कहलाएगी। और ये माइक्रो पिपेट है, बहुत छोटी पिपेट है। पिपेट आपने देखी भी होगी शायद लेबॉर्ट्रीज़ में, पहले के वक्तों में तो वो मुंह से खींचते थे पाइप से, ठीक है। ड्रॉपर आपने देखा है, ड्रॉपर टाइप की पिपेट है समझ लो। आजकल ये बॉल पेन टाइप की पिपेट्स आई हुई हैं, इसको यूँ दबा देते हैं और जैसे ही इसको दोबारा छोड़ते हैं, जैसे हम बॉल पेन को छोड़ते हैं तो वो नमूना थोड़ा सा सक कर लेती है, उसके अंदर चढ़ जाता है। तो ये पिपेट होगी, कौन सी होगी? माइक्रो पिपेट, ताकि नमूना जो है वो लिया जा सके। तो कहता माइक्रो मैनिपुलेटर इजाज़त देता है ऑपरेटर को कि वो जो माइक्रो पिपेट की जो हरकत है उसको कंट्रोल कर ले, ताकि एक ही ऑर्गेनिज्म सिंगल आप उस माइक्रो पिपेट से उठा सको। इन द हैंगिंग ड्रॉप, गिरते हुए कतरे से, सो दैट, ताकि अ सिंगल सेल कैन बी टेकन, ताकि सिंगल सेल लिया जा सके, इनटू द ट्यूब के अंदर, एंड ट्रांसफर्ड टू अ सूटेबल मीडियम, और फिर इसको हम एक ख़ास मीडियम में जहाँ उसकी खुराक मौजूद हो उसको हम उसमें ट्रांसफ़र कर दें फॉर ग्रोथ, नशोनुमा के लिए। ठीक हो गया। तो माइक्रो मैनिपुलेटर इजाज़त देगा ऑपरेटर को ताकि वो माइक्रो पिपेट की हरकत को कंट्रोल कर ले और जो गिरता हुआ कतरा है उसके अंदर से सिंगल सेल को पिक कर ले, और फिर हम उसको बाद में किसी अच्छे मीडियम में, जहाँ मीडियम का लफ्ज़ आ जाए, समझ लो खुराक का मीडियम है, उसमें हम शिफ्ट कर दें ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। द टेक्निक इज़ रिजर्व्ड फॉर यूज़ इन हाईली स्पेशलाइज्ड स्टडीज़, ये टेक्निक जो है रिज़र्व की जा सकती है, महफूज की जा सकती है जब हम हाईली स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ करते हैं, एट एज इट रिक्वायर्स स्किल्ड ऑपरेटर, जो कि स्किल्ड ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक माहिर काम करने वाला जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड किस्म की स्टडीज़ करेगा, तो इस टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से महफूज किया
जा सकता है और महफूज बनाया जा सकता है, और सिंगल सेल हमें हासिल हो जाता है और वो प्योर कल्चर होता है, और उससे हम अपनी कॉलोनियाँ बनवा सकते हैं और अपनी मर्जी का बैक्टीरिया हासिल कर सकते हैं। बैक्टीरिया से आजकल हम इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन बड़ी महंगी आती है, ठीक है, और थोड़े से बैक्टीरिया से आप अच्छी खासी इंसुलिन हासिल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन बेटा ये काम बड़ा एहतियात का होता है। जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी सी मेहनत करेंगे, उनको शौक़ पड़ेगा अच्छी सी मेहनत करने का। और देखो गाय का फार्म बनाते हुए या मुर्गियों बकरियों का फार्म बनाते हुए करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है, ठीक है, और फिर भी अगर डेथ हो जाए उनकी या कोई और मोर्टेलिटी आ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो वो सारा का सारा नुकसान हो जाता है। ख़ासकर बिल्डिंग बनाने का जो नुकसान है वो भी हो जाता है। लेकिन इनमें बैक्टीरिया वगैरह के ग्रो करने के लिए छोटी छोटी सी प्लेटें ज़रूर होती हैं, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 की आ जाती हैं। अगर बैक्टीरिया मर भी जाएँ तो और ले लो, थोड़े दुनिया में बैक्टीरिया हैं, हासिल कर लो उनको आसानी के साथ, और इनका इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। कहते हैं हल्दी लगे ना फटकड़ी माल भी चोखा चोखा है। तो थोड़े पैसों में ज़्यादा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर ऐसी टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। हमने बेटा वायरस, जैसे कि आपको पता है, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे जानदारों का इल्म है जो आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इससे पिछले लेक्चर्स जितने भी थे हमने क्या पढ़ा है, उसमें बैक्टीरिया को तफसील से पढ़ा है। तो अब हमने क्या पढ़ना है, वायरसेस। बेटा वायरस बड़ा मशहूर हो चुका है, कोरोना वायरस अभी रिसेंटली गुजरा है। तो आपको वायरस के बारे में कुछ ना कुछ हाव ना हो तो होगी कि वायरस क्या होते हैं। बेटा वायरस बैक्टीरिया से भी ख़तरनाक हैं, बैक्टीरिया से छोटे हैं, इतने छोटे हैं वायरस कि कई सारे वायरस अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसे वायरस जो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? होते तो वायरस हैं लेकिन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, इसलिए बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो बेटा वायरसेस के बारे में पहले कुछ आम सी चीज़ें सुन लो कि वायरस जो हैं वो बेजान है। वायरस क्या हैं? और वायरस जानदार भी हैं। इनको बेजान और जानदार के दरमियान में तस्वर किया जाता है। ये अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, इनमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, इसलिए ये क्या है? जानदार। और ये क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे हमारी पत्थर होता है, चीनी के दाने होते हैं, इस तरह क्रिस्टल बन जाने की सलाहियत की वजह से इसको क्या कहते हैं हम? बेजान। अगर वायरस बाहर पड़ा है, किसी लकड़ी पे, ज़मीन पे पड़ा है, तो वो क्या है? बेजान। जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री लेगा वो क्या बन जाएगा? जानदार बन जाएगा। तो इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, जिंदा और बेजान के दरमियान में तस्वर किया जाता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी बेटा। वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड। वायरस जो है वो लातीनी लफ्ज़ है, मीनिंग पॉइजन, जिसका मतलब जहर है। पहले शुरू में रख दिया होगा, उनको पता तो नहीं होगा वायरस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इजाद हुई है जदीद किस्म की, तभी वायरस की शनाख्त हो चुकी है, वरना तो आम माइक्रोस्कोप से भी वायरस नज़र नहीं आता। तो ये लैटिन वर्ड है, जिसने लिखा होगा वो पॉइजन है, उसका मतलब, पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर। वायरसेस आर ऑब्लाइगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस जो हैं वो मौका परस्त, ऑब्लाइगेट क्या है? मौका परस्त, सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट हैं। विच मीन दैट, जिसका मतलब ये है, दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, कि ये अपनी नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग होस्ट सेल में ही बढ़ा सकते हैं। क्या है? वायरस जो हैं वो मौका परस्त इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है ये लिविंग होस्ट सेल में एंट्री ले लेते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गया बेटा इसकी डेफिनेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर कोई करना चाहे तो वो कर ले। वायरसेस आर नॉन सेलुलर। वायरसेस क्या हैं? नॉन सेलुलर। छोटे छोटे पॉइंट्स में करके याद किया करें। इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शन फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले एजेंट हैं। कंसिस्ट ऑफ इधर डीएनए और आरएनए, मुश्तमिल होते हैं डीएनए पर या आरएनए पर। रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और अपनी नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग सेल में बढ़ाते हैं। एंड यूज़ द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, और मेज़बान की ही बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ वायराइन, ताकि ये अपना वायराइन तैयार कर सकें। कंटेनिंग वायरल जीनोम, जिसमें वायरस का जीनोम होता है। एंड ट्रांसफ़र दैम टू अनदर सेल्स, और इसको दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक हो गया। तो ये वायरसेस की डेफिनेशंस भी है, तारुफ भी है। कोई भी पूछ ले वायरस क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए वायरस क्या है। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट,
डीएनए आरएनए रखता है। बायोसिंथेटिक मशीनरी किसकी यूज़ करता है? मेज़बान की। जैसे अगर हमारे अंदर वायरस लग गया है हमें, तो हम उसके क्या हैं? होस्ट, मेज़बान। हमारी ही मशीनरी को इस्तेमाल करेगा, अपनी नस्ल बढ़ाएगा और हमें बीमार कर देगा। ठीक हो गया। तो ये बेटा इसके अंदर ये दिया गया है सेल्स एंड वायरसेस। तो ये चार्ट बनाया तो है बेटा, लेकिन ये एक सेल के अंदर दिया गया है और ये क्या दिया गया? वायरस के अंदर। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं सेल की और वायरस की? तो वायरस की खसूसियात तो उसने दी नहीं है, सिर्फ सेल की दिए जा रहा है, हालांकि वायरस की खसूसियात भी उसको देनी चाहिए थी। मैं बताता जाता हूँ, आप वायरस वाले खाने में उसको लिख लेना। स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स आल्सो कंटेन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। तो इस सेल के अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म यानी सफ़ेदी, और यूकैरियोट्स जो है उनमें न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। लेकिन वायरसेस में जो है, वायरसेस में बेटा सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन इसकी प्रोटीन की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन क्या है? सेल में इंडिपेंडेंट सेल डिवीजन होती है, आज़ादाना सेल की तकसीम होती है, इधर एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली उसको कहते हैं मेल या फीमेल का मिलाप होना, सेक्सुअली, और एसेक्सुअली जिसमें मेल या फीमेल का मिलाप ना हो। ठीक है, ऐसे दोनों तरीके से सेल तकसीम कर सकता है, लेकिन वायरसेस ऐसा कुछ भी नहीं करता। वायरस तो हमारी बॉडी में ही एंट्री लेता है और हमारी बॉडी में ही वो मतलब डिवीजन करता है। फिर जेनेटिक कोड सेल के अंदर डीएनए का होता है, वायरसेस के अंदर यहाँ लिखना चाहिए था कि जेनेटिक कोड डीएनए या आरएनए। वायरस वाले खाने में नहीं लिखा, ये लिखना चाहिए था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? यस, सेल्स की यस है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं, सेल इंक्रीज़ इन नंबर एंड डिफरेंशिएट, सेल अपनी तादाद बढ़ाते भी हैं और एक दूसरे से शनाख्त भी किए जाते हैं। लेकिन वायरसेस जो हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इन द लिविंग होस्ट सेल, ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल। यहाँ पे आप वायरस के खाने में क्या लिखोगे? ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल। ठीक है। फिर आ जाएगा ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी। सेल तो हासिल भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं सेल, लेकिन वायरसेस जो है वो जो एनर्जी हासिल करने के लिए हमारा सेल पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपने वायरस वाले खाने में लिख देना है डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। ठीक है, होस्ट की ही फोटोसिंथेटिक मशीनरी पर डिपेंड करता है वायरसेस। सेल खुद ब खुद कर सकता है अपना काम, लेकिन वायरस नहीं कर सकता। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, सेल तो रिस्पॉन्स देता है इन्वायरमेंट पे, और वायरसेस इन्वायरमेंट पे रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर आ जाएगा चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ सेल तब्दील होता रहता है। वायरसेस भी खुद को वक्त के साथ साथ तब्दील करते रहते हैं, लेकिन ओनली इन द होस्ट सेल। आपने बताना है चेंज ओनली इन द होस्ट सेल, ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बताया अगर ये बाहर पड़ा है कहीं तो बेजान है, जैसे ही बॉडी में एंट्री लेगा तो ये सारे काम करना शुरू कर देता है। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा इसका हिस्ट्री ऑफ वायरस डिस्कवरी, वायरस को दरियाफ्त कैसे किया ये इसने। वो कहता है इन द लेट 18th सेंचुरी, 1800 सेंचुरी के आखिर में, लेट, ठीक है, बॉटनिस्ट हैड बीन ट्राइंग टू फाइंड द काजेज ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज़। जो बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट कहते हैं बेटा माहिर नबातात, पौधों के जो माहिर हैं, बॉटनिस्ट। बॉटनी आपने पढ़ा होगा बेटा, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम पौधों का मुताला करते हैं, क्या कहलाती है? बॉटनी। और उसका माहिर क्या कहलाएगा? बॉटनिस्ट। ठीक है, तो बॉटनिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जो टोबैको की पत्ता मरोड़ जो बीमारी है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ क्या है? तंबाकू की पत्ता मरोड़ बीमारी। उसके पत्ता ख़राब हो जाते थे। ये देखें पिक्चर में दिखाया गया तंबाकू के पत्ते कैसे ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो तंबाकू की एक बड़ी सनद होती थी, पहले लोग नशा ज़्यादा करते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ियाँ पीते थे, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता था? तंबाकू। तो तंबाकू एक नफ़ा बख्श कारोबार था और बहुत सारे लोग तंबाकू को काश्त भी करते थे। लेकिन उसकी जो पत्ता मरोड़ जो बीमारी है उसके बारे में 18वीं सदी के आखिर में बोटेनिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे थे कि हमें मिल जाए। फिर 1892 में डी इवानोस्की ट्राइड टू फिल्टर द सैप ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स। उसने एक पत्ता लिया, सैप, एक टुकड़ा लिया पत्ते का, तंबाकू के पौधे का जो इन्फेक्टेड था, जो ख़राब हुआ था, फिल्टर कैपेबल ऑफ मूव
रिमूविंग पार्टिकल्स द साइज ऑफ ऑल नॉन बैक्टीरिया, और उसने फ़िल्टर किया इसको, वो इन पार्टिकल्स को उसमें से जो जो सारे बैक्टीरिया को फ़िल्टर कर सकता था, उस फिल्टर के अंदर से इसने इसको फ़िल्टर करके देखा, लेकिन मिला फिर भी नहीं। यानी कि कोशिश कर रहे थे। हिस्ट्री है वायरसेस की, ये आ गया था इस बार, हिस्ट्री ऑफ वायरसेस, हिस्ट्री द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो आपने बताना है कि 18वीं सदी में कोशिश कर रहे थे वो, तब तक मिला नहीं था, लेकिन कोशिशों में जारी थे कि ये पत्ता मरोड़ बीमारी हो क्यों रही है। तो इसकी हम शेप पढ़ लेते हैं आज। इसकी शेप जो है वो आसान सी हैं, 3 शेप पढ़ के आज इसको हम क्लोज करेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। वायरसेस में अपीयर इन सेवरल शेप्स। तो आपने बेटा ये सारा का सारा याद नहीं करना, सिर्फ वायरस की तारीफ याद करनी है और इनकी शक्लें याद कर लेनी है, ठीक है। फर्स्ट जो शेप है हेलिक्स, क्या है? हेलिक्स, हेलिकल रॉड लाइक विद कैप्सिड प्रोटीन वाइंडिंग ग्राउंड द कोर इन द स्पाइरल। ये बेटा लिखा हुआ है आपकी पिक्चर में, ठीक है। तो ये क्या है? रॉड लाइक, ये रॉड की तरह के हैं, विद कैप्सिड, और इनके ऊपर एक हॉल होता है जिसके कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन्स का बना होता है, वाइंडिंग, और ये घुमा हुआ होता। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? घुमा होना। अराउंड द कोर, अपनी कोर के गिर्द, इन द स्पाइरल, स्प्रिंग की तरह, ठीक है। ये घुमा हुआ होता है, ये पिक्चर में लिखा हुआ है। द हीलिक्स इज टाइटली बाउंड कॉयल, हीलिक्स जो है टाइटली बंधी हुई कॉयल है, रिजेंबलिंग आ कॉक स्क्रू, इस तरह से बना हुआ है जैसे कोई नट होता है, स्क्रू कहते हैं नट को, नट की चूड़ियाँ होती हैं ना, ये देखो पिक्चर में ऐसे नज़र आ रहा है। कॉक स्क्रू से है, रिजेंबलिंग है, आर स्प्रिंग या स्प्रिंग की तरह का है। वायरसेस ऑफ रेबीज़, जो कुत्ते के कांटे की बीमारी है उसको क्या कहते हैं? रेबीज़। बावलापन, बावला कुत्ता काट ले तो क्या हो जाती है? रेबीज़। बंदा भी कुत्ते की तरह से हकलाना शुरू कर देता है और काटना शुरू कर देता है। तो रेबीज़ का जो वायरस है, एंड टोबैको मोज़ेक वायरस, और तंबाकू के जो पत्ता मरोड़ बीमारी है उसका जो वायरस है हेलिकल सिमेट्री, वो किस किस्म का होता है? हेलिकल। ये मरूजी भी बन सकती है कि हेलिक्स की मिसाल दें हेलिकल की, तो आपने बताना रेबीज़ का और टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ का जो वायरस है वो कौन सी शक्ल का है? हेलिक्स शक्ल का है। और वो कोई पूछ लेता है, उलट भी पूछ लेता है कि रेबीज़ का वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस उसकी शक्ल कैसी होती है, तो आपने बतानी है हेलिक्स शक्ल का है, वो स्प्रिंग की शक्ल का। तो ये पहली शक्ल थी बेटा, उसको आइकोसाहेड्रॉन। दूसरी शक्ल कौन सी है? आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन, अपोलीहाइड्रोन। आइकोसाहेड्रॉन ऐसा है जिसके कई सारे हेड होते हैं, पोलीहाइड्रोन कहते हैं इसको, विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस। इसके 20 तिकोन ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ये देखें पिक्चर में बने हुए हैं, गौर करें तो ये ट्रायंगुलर बन रही हैं, तिकोने बन रही हैं। 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं इसके, एंड 12 कॉर्नर्स, और 12 कोने होते हैं। ये मरूजी बन सकती है कि आइकोसाहेड्रॉन में कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं? 20, और इसके कॉर्नर्स कितने हैं? 12। हर्प सिम्प्लेक्स एक बीमारी है बेटा, बुखार के बाद होंठ के करीब छोटे छोटे छाले से बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हर्प सिम्प्लेक्स, ठीक है। वो कहते हैं, कोई सराकी में कहते हैं बुखार पड़ गया है या बुखार हंग गया है, इस तरह की कुछ कहते हैं ना। तो वो कौन सी होती है बीमारी? हर्प्स सिम्प्लेक्स, और वो वायरल डिजीज़ है, और उसका जो वायरस है वो किस शक्ल का होता है? आइकोसाहेड्रॉन का। किसका है? ठीक है। और एंड पोलियो वायरस, और जो पोलियो की बीमारी, पोलियो से तो सारे ही वाकिफ़ है, बच्चों की जो टांगें हैं वो मफलूज हो जाती हैं, उसका जो वायरस है पोलियो का वायरस, वो भी कौन सी शक्ल का है? आइकोसाहेड्रॉन का है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, ठीक है। पोलीहाइड्रल का मतलब हाउ मैनी साइड्स, मोस्ट पोलीहाइड्रल कैप्सिड हैव 20 साइड्स एंड 12 कॉर्नर्स। 20 साइडें हैं और इसके 12 कॉर्नर्स हैं, ये शक्ल में भी लिखा गया है। फिर इसकी लास्ट है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है इसकी बेटा, जो आपने पीछे हेलिक्स पढ़ा है और आइकोसाहेड्रॉन, इन दोनों का मिलाप क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा? अ कम्बिनेशन, मिलाप ऑफ हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। हेलिकल का और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का जो मिलाप है इज डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सम बैक्टीरियोफेजेस हैव कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, कुछ बैक्टीरियोफेजेस मैंने बताया था शुरू में ही, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर अपनी नस्ल बढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। उनकी सिमेट्री कौन सी है? कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। दे हैव एन आइकोसाहेड्रल हेड, और इनका जो सर है वो आइकोसाहेड्रल होता है, एंड कॉलर एंड टेल्स असम्बली इन शेप ऑफ हेलिकल शीथ, और इनका जो कॉलर है और इनकी दुम जो टेल है उसकी असम्बली जो है
उसकी शक्ल हेलिकल शीथ जैसी है। तो ये देखें, ये दिखाया गया है बेटा, पॉलीहाइड्रल कैप्सिड अटैच टू द हेलिकल टेल। ये देखें, इसका हेड अलग है, इसका कॉलर और कोर जो है वो हेलिकल शीथ जैसा है। तो इसके अंदर दोनों शक्लें पाई जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये तीन वायरस जो है वो बेटा बाहर पड़ा हो तो वो बेजान होता है, उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं होती कि वो ख़ुद से अपनी ताकत बना सके, एनर्जी बना सके और अपने आप को ज़िंदा रख सके। तो वायरस को बेजान और जानदार के दरमियान में तस्वर करते हैं। इस पे मैंने तफसील से इससे पिछला लेक्चर बनाया है, अगर कोई सुनना चाहे तो बेटा वो सुन सकता है। तो बाहर होगा वायरस तो बेजान होगा, लेकिन जैसे ही बॉडी में इंटर होता है किसी भी होस्ट के, मेज़बान के, तो उसकी जो उसकी जो मेटाबॉलिक मशीनरी है या केमिकल मशीनरी है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपनी ताकत के लिए जो होस्ट होता है, मेज़बान होता है, उसी से ही एनर्जी लेना शुरू कर देता है और अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसको हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान में तस्वर करते हैं कि ये बेजान भी है और जानदार भी है। तो इसके बारे में तफसील से मैं पिछला लेक्चर बना चुका हूँ। आज हमने इसकी साख्त देखनी है कि इसमें होता क्या क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आ सकता है कि 4 नंबर का पूछ सकता है। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, के वायरस के जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उस पर नोट लिखें। ये ऊपर आपको 2 शक्लें भी नज़र आ रही हैं इसकी, ये सिगरेट जैसी और एक ये डायमंड जैसी। तो ये वायरस की मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें होती हैं। तो हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। ऑल वायरसेस कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स। जितने भी वायरस हैं उसके अंदर 2 बुनियादी अज्जा होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है बेटा, ये देखें बोल्ड करके लिखा हुआ जीनोम, और दूसरा क्या होता है? कैप्सिड। जीनोम जीन से है बेटा। जीनोम होता क्या है? अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो कोर है, न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए के बारे में सारे जो लोग हैं वो वाकिफ़ होंगे बेटा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जीन्स होते हैं, इसमें जीनोम होते हैं। ठीक है। वायरस में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, तो उसको हम जीनोम कहेंगे। और उसके ऊपर कोट होगा, कोट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कोट है नोन एज कैप्सिड, जिसको हम कैप्सिड कहेंगे। तो जैसे हम मूंगफली, आजकल सीज़न है, या बादाम है, बादाम के अंदर बेटा गिरी होती है और ऊपर एक छिलका होता है। जब तक वो छिलका नहीं तोड़ेंगे गिरी तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसी तरीके से वायरस के ऊपर भी अल्लाह पाक ने एक कोट बनाया है, उसको हम कैप्सिड कहेंगे, और उसके अंदर जीनोम को महफूज कर दिया है ताकि आप जो है वायरस को मार ना सकें, वायरस को मात ना दे सकें। उसके ऊपर हिफाजती कोट जो है वो कैप्सिड कहलाएगा। और ये प्रोटीन का बना हुआ है बेटा। हमारी सारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है। हमारे हार्मोन प्रोटीन, हमारे एंजाइम प्रोटीन, हमारा गोश्त, जितना मसल्स हैं वो सारे प्रोटीन हैं। तो अगर वायरस बॉडी में एंट्री ले ले तो हम उसको मार नहीं सकते, क्योंकि इसके बाहर भी प्रोटीन का कोट है। तो अगर हम उसकी प्रोटीन तोड़ना चाहेंगे तो हमारी बॉडी में सारी चीज़ें जो प्रोटीन से बनी है वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आज तक जो है वो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन तो मौजूद हैं, बैक्टीरिया को मारने वाली तो मौजूद हैं, वायरस को मारने वाली एंटी वायरल मेडिसिन्स बहुत कम हैं। बस सपोर्ट हैं, सपोर्ट देती हैं, मार नहीं सकती। तो ये बहुत प्यारी बात अल्लाह पाक ने देखें कैसा निज़ाम बनाया है कि इसके बाहर प्रोटीन का कोट रख दिया है कि कोई इसको मारना चाहे, अल्लाह की हिकमत होगी इसमें भी, तो इसको मार ना सके। आगे भी इसकी प्रोटीन का जो कैप्सिड है इसके बड़े कारनामे हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो फिर हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं जीनोम क्या होता है। जीनोम कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए। मैंने पहले ही बताया है कि जीनोम में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होते। एंड द न्यूक्लिक एसिड अक्कर इन डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड फॉर्म। और जो न्यूक्लिक एसिड है या तो डबल स्टैंड होता है या सिंगल स्टैंड होता है। डबल स्टैंड जैसे आपकी बांस वाली सीढ़ी होती है बेटा, उसके 2 डंडे साइडों पे जा रहे होते हैं, 2 होंगे तो डबल स्टैंड, एक होगा तो सिंगल स्टैंड। ये नीचे दिखाया गया है, ये पिक्चर के अंदर, ये दरमियान में जो 2 लकीरें इकट्ठी घूमती हुई जा रही हैं, यह डबल स्टैंड है। ठीक है। तो ये डबल स्टैंड होता है या सिंगल स्टैंड। द जीनोम में बी फोल्डेड। जीनोम फोल्ड हुआ होता है, तहें लगी होती हैं। कंडेंस, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। आर कॉइल्ड या लच्छेदार होता है जीनोम। ठीक हो गया। तो ये तीन किस्में हो सकती हैं।
ये जीनोम है, बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो। कि ये मैं डिटेलें इसलिए बताता हूँ कि आपका ना नॉलेज बढ़े, इम्प्रूव हो, आपको चीज़ें याद रह जाएं। वरना आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हो इसको कि जीनोम में डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन दोनों नहीं होते। जो न्यूक्लिक एसिड है वो डबल स्टैंड होता है या सिंगल स्टैंड फॉर्म में होता है, और जीनोम फोल्डर होता है, कंडेंस होता है या कॉइल्ड होता है। तो इस तरीके की जो सा है ना, आप उर्दू में इसको याद करके और इंग्लिश में आसानी से खुद भी बना सकते हो। कैप्सिड क्या है? ये जो ऊपर हमने जो दो चीज़ें पढ़ी थी ना, जीनोम और कैप्सिड, इसी की थोड़ी डिटेल बता रहा है वो। तो कैप्सिड क्या है बेटा? कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द जीनोम। कैप्सिड हिफाजत करता है जीनोम की। जैसे मैंने बताया, मूंगफली के दाने की हिफाजत उसके ऊपर वाला छिलका कर रहा होता है, तो इसी तरीके से जीनोम की हिफाजत कौन कर रहा होता है? कैप्सिड। इट आल्सो गिव शेप टू द वायरस, और ये वायरस को शक्ल भी देता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और कम्प्लेक्समेट्री। और ये जिम्मेदार होता है वायरस की तीनों शक्लों का। वायरस की जो तीनों शक्लें हैं वो मैं पीछे पढ़ाया हूँ, पिछले लेक्चर में तफसील से मैंने बताई हैं। वायरस की तीन ही शक्लें होती हैं, एक हेलिकल स्प्रिंग जैसी, एक आइकोसाहेड्रल, और तीसरी कम्प्लेक्समेट्री होती है। तो इनके ज़िम्मेदार भी कौन है? इसका कैप्सिड है। क्या हो गया देख लो कैप्सिड के काम? एक तो जीनोम की हिफाजत करना, दूसरा वायरस को शक्ल देना, और उसकी जो तीनों किस्म की शक्लें हैं उसका ज़िम्मेदार भी ये कैप्सिड ही है। ये देखें बेटा, ये तफसील से पिक्चर बना दी है उन्होंने। ये देखें पूरा वायरस बना हुआ है। वायरस के ऊपर ये ब्लू कलर के जो रिंग नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये इसका ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, एंड प्रोटीन्स तो यानी दो चीज़ों का मिक्सचर है ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये रेड कलर का जो नज़र आ रहा है ये इनवेल्प है इसका। इनवेल्प वैसे तो लिफाफे को कहते हैं जिसमें आप पैसे डाल के देते हो वलीमे वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे इनवेल्प जो है, वायरस के बाहर भी एक लिफाफा सा अल्लाह पाक ने रेड कलर का बना दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनवेल्प। और ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, सॉरी ग्रीन कलर का, कैप्सिड है, इसको हम कैप्सिड कहेंगे। देखें कैप्सिड की बात हो रही थी ना बार बार, तो ये कैप्सिड है। और इसके अंदर जीनोम है, ये ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है, ये डबल सिंगल स्टैंड होता है या डबल स्टैंड होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो ये मुकम्मल वायरस बना दिया है। कोई बच्चा इसकी पिक्चर बनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, बना सकता है पिक्चर। करें, आपको पता चल जाएगा बेटा। फिर आ जाएंगे कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स क्या होते हैं? जनरली आमतौर पर द कैप्सिड इज सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। अब जो इसका कैप्सिड है ना बेटा, इसको हम मज़ीद तकसीम करते हैं, सब डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट्स में। तो सब यूनिट क्या होते हैं? जैसे सीढ़ी जो बनती है ना, पौड़ी जो बनती है, तो उसके बेटा पहले दो बांस होते हैं और उसकी फटियाँ अलग होती हैं, उसकी कीलें अलग होती हैं। तो उन कीलों को फटियों के अंदर से सुराख करके डाला जाता है और बांस के साथ पेवस्त कर दिया जाता है, तो फिर पूरी सीढ़ी तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से जो कैप्सोमर्स है उसको हम मज़ीद तकसीम करते हैं, उनको प्रोटीन सब यूनिट कहते हैं, और उनका नाम क्या है? कैप्सोमर्स है। कैप्सोमर्स बताते हैं कि कौन सा वायरस कितना ख़ास है। तो हुज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी तरतीब यील्ड हमें देती है द सिमेट्री तरतीब। कैप्सोमर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरतीब से जो है हमें यानी कि पूरा वायरस मिल जाता है, उसकी पैदावार होती है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ी चीज़ बना देती हैं, इस तरीके से कैप्सोमर्स जुड़ के बेटा पूरा वायरस बना देते हैं। द नंबर ऑफ़ कैप्सोमर्स इज़ करेक्टरिस्टिक्स फॉर पार्टिकुलर वायरस। जो कैप्सोमर्स की तादाद है, नंबर क्या होती है? तादाद। वो किसी भी पार्टिकुलर, किसी भी ख़ास वायरस की खसूसियात बनती हैं, खसूसियात बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर कैप्सिड ऑफ हर्प्स वायरस। हर्प्स सिम्प्लेक्स एक बीमारी है बेटा, आपने देखा होगा बुखार के बाद होंठों के करीब छाले से बन जाते हैं, दाने से बन जाते हैं, उनको हर्प्स सिम्प्लेक्स कहते हैं। उसका एक ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है। वो कहते हैं बुखार ने कुछ कर दिया, सराकी में कुछ कुछ बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। तो वो जो छाले से बनते हैं मुंह के करीब, तो वो हर्प्स सिम्प्लेक्स एक बीमारी है। तो उस वायरस का जो कैप्सिड है इज़ मेड अप ऑफ 162 कैप्सोमर्स। कितने कितने कैप्सोमर से मिलकर बना होता है? 162 कैप्सोमर से। ये मारूजी बन सकती है बेटा
कि हर्प्स वायरस के अंदर कितने कैप्सोमर्स होते हैं, तो आपने बताना 162। और कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस जो है वो ज़ुकाम वगैरह की, सर्दी ठंड लगने की वजह बनता है, कॉमन कोल्ड की, विच काज सम कॉमन कोल्ड्स की, इज़ मेड अप ऑफ 252 कैप्सोमर्स, और ये 252 कैप्सोमर्स का बना होता है। तो ये दो मारूजियाँ भी मिल गई हमें बेटा, याद भी हो जाएगा कि हर्प्स वायरस कौन सा है, उसके कैप्सिड में कितने कैप्सोमर्स हैं, 162। तो देखो बेटा कैप्सिड पूरा होता है और उसके छोटे छोटे यूनिट को क्या कहेंगे, कैप्सोमर्स, ठीक है। और जो एडिनो वायरस है वो 252 कैप्सोमर से मिलकर बना हुआ। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बेटा नीचे दिखा दी हैं। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, और ये जो जिसकी बहुत सारी टांगें हैं, ये टेढ़ा पड़ा हुआ, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये ऐसा वायरस है, इतना छोटा होता है कि बैक्टीरिया के अंदर अपनी नस्ल बढ़ाता है। देखें बैक्टीरिया भी नज़र नहीं आता आँख से, और ये वायरस ऐसा है कि बैक्टीरिया के अंदर ही घुस के अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद ये एडिनो वायरस आ गया, जिसकी भी बात हो रही थी कॉमन कोल्ड वाली की। और ये जो राइट पे बिल्कुल नीचे दरमियान से येलो, रेड और ग्रीन है, और साइडों से ब्लू है, ये एड्स का वायरस है। एड्स का वायरस ये इस शक्ल का होता है। एड्स तो आपको पता ही है, एड्स लाइलाज बीमारी है, तो इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। इन्वेल्प होता है बेटा, इन्वेल्प लिफाफे को कहते हैं। इन्वेल्प क्या है, इन्वेल्प पीछे आप पढ़ के आए हो। इन्वेल्प मैंने दिखाया था अभी वायरस की शक्ल में, इससे जो पिछली शक्ल गुजरी है। मैनी वायरसेस आर सराउंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नोन एज इन्वेल्प। बहुत से वायरस हैं जो घिरे होते हैं एक लचकदार झिल्ली से, मेम्ब्रेन से। फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचकदार, उसको हम इन्वेल्प कहते हैं। अब इन्वेल्प क्या है बेटा, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड इज़ सिमिलर टू होस्ट सेल मेम्ब्रेन। बड़ी कमाल बात की है बेटा यहाँ पे कि ये इन्वेल्प जो है ना, लिपिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। लिपिड क्या होती है, चिकनाइयाँ। प्रोटीन्स क्या होती हैं, गोश्त वगैरह, ऐसे समझ सकते हो आप, प्रोटीन होती हैं। तो इस पर मुश्तमिल होता है ये इन्वेल्प। और जो मेज़बान है जैसा कि हम हैं, हमारे जो सेल के बाहर मेम्ब्रेन है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन, उसके सिमिलर होता है ये। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, वो बहुत कमाल की सेल मेम्ब्रेन है। वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर जाने नहीं देती। उसको कहते हैं सेमी परमिबल। बेकार चीज़ों को वो रोक देती है, अंदर जाने नहीं देती, और कारामद चीज़ों को अंदर आने देती है। और इसी तरीके से जो सेल के अंदर चीज़ें हैं जो कारामद हों, उनको रोके रखती है, और बेकार चीज़ों को बाहर भेजती है। तो इसकी ये बड़ी सलाहियत है। जैसे गार्ड बाहर बैठा होता है, बदमाशों को अंदर नहीं आने देगा और अच्छे लोगों को अंदर आने दे देता है, इसी तरीके से गार्ड का काम करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अल्लाह का निज़ाम चेक करें कि जो ये इन्वेल्प है वायरस का, वो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन के सेम ही बना दिया अल्लाह पाक ने। हमारी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और वायरस का जो इन्वेल्प है वो भी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन इसको पहचान ही नहीं सकती, डिटेक्ट ही नहीं कर सकती, और ये एंट्री ले लेता है अंदर आराम से। इसलिए तो वायरस की जो बीमारियां हैं वो जल्दी लग जाती हैं कि ये एंट्री ले लेता है। वरना तो हमारी सेल मेम्ब्रेन ऐसी बेकार चीज़ों को अंदर एंट्री देती ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने देखो कैसा वो किया है कि ये एंट्री ले लेता है आराम से। एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा इट इंक्लूड्स वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स, और इसके अंदर कुछ वायरस के ख़ास कंपोनेंट्स भी होते हैं। इन सम वायरसेस, कुछ वायरस ऐसे हैं, एज इन्फ्लुएंजा वायरस, जो इन्फ्लुएंजा का, ज़ुकाम का वायरस है, एंड मीज़ल्स वायरस। मीज़ल्स कहते हैं खसरे को, ये खुसरा नहीं, खसरा मीन जो छोटे छोटे से दाने बॉडी पे हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मीज़ल्स। उसके जो वायरस हैं इन्फ्लुएंजा के और मीज़ल्स के वायरस हैं। द इन्वेल्प कंटेन फंक्शनल प्रोजेक्शंस नोन एज स्पाइक्स। इसके अंदर जो इन्वेल्प के अंदर कुछ काम करने वाले उभार होते हैं। प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, उभार। उन उभारों को क्या कहते हैं, स्पाइक्स। तो ये मारूजी बन सकती है, स्पाइक्स किस में पाए जाते हैं, तो आपने बताना इन्फ्लुएंजा और मीज़ल्स वायरस में स्पाइक्स पाए जाते हैं। और होते क्या स्पाइक्स, ये फंक्शनल प्रोजेक्शंस होते हैं। द स्पाइक्स ऑफन कंटेन एंजाइम। स्पाइक्स में अक्सर औकात एंजाइम होते हैं टू असिस्ट, जो मदद करते हैं। असिस्ट का मतलब क्या होता है, मदद करना बेटा। द अटैचमेंट ऑफ वायरस
वायरस को चिपकने में, अटैच होने में टू होस्ट सेल के साथ। ये बार बार होस्ट का लफ्ज़ आ रहा है बेटा। वायरस किसी भी चीज़ में एंट्री लेगा तो वो उसका होस्ट होगा। होस्ट कहते हैं वैसे मेज़बान को। अगर इंसान के अंदर वायरस एंट्री ले रहा है तो वो होस्ट हो गया उसका, बकरी में तो बकरी उसकी होस्ट होगी, गाय में तो गाय उसका होस्ट हो गया। तो जिसमें वायरस एंट्री लेगा वो उसका होस्ट कहलाएगा। तो ये स्पाइक्स जो है फंक्शनल प्रोजेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस और मीजल वायरस में पाए जाते हैं और होस्ट सेल के साथ चिपकने में उसकी मदद करते हैं। ठीक हो गया, ये ऐसे उर्दू में याद कर लिया करो बेटा, आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। और फिर आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इन्हीं के अल्फाज ऐसे ही याद करें, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन्वेल्प्ड वायरस में लूज देयर इन्फेक्टिविटी व्हेन द इन्वेल्प इज़ डिस्ट्रॉयड। बड़ी प्यारी बात की है कि जो इन्वेल्प वायरस है जिसके बाहर इन्वेल्प हो, अगर उसका इन्वेल्प जो है वो तबाह कर दिया जाए किसी भी तरीके से तो वो अपनी इन्फेक्टिविटी को खो देगा। इन्फेक्टिविटी कहते हैं बेटा बीमारी फैलाने की सलाहियत, इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत क्या कहलाती है? इन्फेक्टिविटी। तो किसी भी तरीके से अगर हम उसका बाहर वाला इन्वेल्प डिस्ट्रॉय कर दें तो वो अपनी इन्फेक्टिविटी खो देगा। कोरोना वायरस के अंदर आपने देखा होगा कि सड़कों पे स्प्रे करते रहे हैं पानी के साथ, कुछ केमिकल मिला के। हम घरों में भी स्प्रे करते रहे हैं और बॉडी के ऊपर भी स्प्रे करते थे। तो वो स्प्रे में जो केमिकल होता था वो क्या करता था, अगर वायरस आपकी बॉडी पे या ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो उसका इन्वेल्प जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता था, जिससे वो वायरस अगर था भी, मौजूद भी था, तो वो काम का नहीं रहता था, मतलब बीमारी फैलाने की सलाहियत उसमें नहीं रहती थी। तो इसलिए बचाव मुमकिन हो सकता था। तो साइंसदानों ने जितने भी थे, उन्होंने थिंक टैंक जो भी बैठा था, तो उन्होंने ये बड़ी प्यारी बात की थी कि स्प्रे करवाए थे। तो उन स्प्रे से क्या था कि वायरस का जो इन्वेल्प है वो डिस्ट्रॉय हुआ और उसकी इन्फेक्टिविटी ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद आल्सो व्हेन द इन्वेल्प इज़ प्रेजेंट, लेकिन जब इन्वेल्प मौजूद भी हो, सिमेट्री ऑफ कैप्सिड में नॉट बी अपेरेंट, और जो तरतीब है कैप्सिड की वो ज़ाहिर ना हो, सिंस द इन्वेल्प इज़ जनरली लूज फिटिंग स्ट्रक्चर। तो जब इसका आम तौर पर लूज फिटिंग स्ट्रक्चर का हो जब इसका कैप्सिड, तो तब भी ये अपनी इन्फेक्टिविटी खो देगा। मतलब यानी कि या तो इसका इन्वेल्प डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या लूज फिटिंग वाला कर दिया जाए तो भी ये अपनी इन्फेक्टिविटी खो देगा। ये आ जाएगा। फिर वायराइन क्या होता है बेटा? वायराइन हम इसको क्लोज करेंगे थोड़ा सा अभी। वायराइन तो कोई पूछ सकता है वायराइन क्या होता है बेटा? आप वायराइन की तारीफ, ये बहुत आसान है। अ कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड इट्स होस्ट, मुकम्मल तौर पर बना हुआ वायरस लेकिन अभी होस्ट की बॉडी के बाहर हो, इस होस्ट सेल के बाहर हो, इज़ नोन एज वायराइन। इसको क्या कहते हैं? वायराइन। यानी कि वो वायरस जो होस्ट की, मेज़बान की बॉडी के अंदर अभी इंटर नहीं हुआ, उसके सेल में एंट्री नहीं ली, तो उसको हम क्या कहेंगे? वायराइन। लेकिन वो मुकम्मल है, बीमारी फैलाने की सलाहियत रखता है वो, लेकिन अभी एंट्री नहीं ली उसने, तो वो वायराइन है। वायराइन लैक ऑफ केमिकल मशीनरी, ये वही बात कर रहा है जो मैंने पहले बताई है कि वायराइन के अंदर केमिकल मशीनरी की कमी होती है। खुद की इसकी कोई मशीनरी नहीं होती। फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, एंड सिंथेसाइजिंग लार्ज मालिक्यूल्स, और बड़े मालिक्यूल्स बनाने के लिए। देयर फॉर, यही वजह है, दे मस्ट रिलाई ऑन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ देयर होस्ट सेल। तो यही वजह है कि वो लाजमी तौर पर उसको इन्हिसार करना पड़ता है। रिलाई का मतलब क्या होता है? इन्हिसार करना पड़ता है स्ट्रक्चर पे और केमिकल कंपोनेंट्स पे अपने होस्ट सेल के, टू रेप्लिकेट दैम सेल्फ, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, अपनी कापियाँ तैयार करने के लिए होस्ट सेल की केमिकल मशीनरी पर ही इन्हिसार करना पड़ता है। वी शैल एग्जामिन हाउ दिस टेक्स प्लेस नेक्स्ट, कि ये किस तरह से होता है, वायराइन कैसे एंट्री लेता है और कैसे अपनी नस्ल बढ़ाता है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे कभी। फिर आ जाएंगे बेटा वायराइड्स क्या होते हैं। वायराइन, वायराइड्स ये आ सकते हैं और ये मौजूद हैं बेटा, बीमारियां फैलाते हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसको शौक से देखें। वायराइड्स आर टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मैंने अभी बताया डीएनए या आरएनए, उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? वायराइड्स। ठीक है। नोन टू काज सेवरल डिजीजेज ऑफ प्लांट्स, इनको जाना जाता है कि ये पौधों में बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। एंड थॉट टू बी इन्वॉल्व इन द ह्यूमन एंड एनिमल डिजीजेज, और ये भी ख्याल किया जाता है कि इंसानों की और जानवरों की बीमारियां भी फैलाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि बेटा वायराइड जो हैं न्यूक्लिक एसिड के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, यानी कि टुकड़े हैं,
और ये पौधों में, इंसानों में और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं। वायराइड पढ़ा, वायराइन पढ़ा, और अब पढ़ेंगे प्राइन्स। प्राइन्स क्या हैं बेटा, ये देखें नीचे दिखाई गई है। ये प्राइन्स जो हैं आर इन्फेक्शस पार्टिकल्स, ये इन्फेक्शन फैलाने वाले पार्टिकल्स हैं। मेड ऑफ प्रोटीन, बने हुए तो प्रोटीन के ही हैं। रिसर्च इंडिकेट्स, रिसर्च से ये साबित हुआ है दैट प्राइन्स आर नॉर्मल प्रोटीन्स, के प्राइन्स जो हैं वो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं। दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली, जिनको जो अल्लाह की तरफ से ही जो इनकी तहें हैं वो ठीक से नहीं होती, करेक्ट नहीं होती, इनकरेक्ट होती हैं फोल्डिंग्स। अब कोई पूछ लेता प्राइन्स क्या होते हैं, आपने बताना कि इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। क्या होते हैं? ये हैं तो प्रोटीन, लेकिन इनकी जो फोल्डिंग है वो इनकरेक्ट हुई हुई है। काम क्या करते हैं ये? प्राइन्स कुड काज न्यूरोलॉजिकल डिजनरेटिव डिजीज़। ये प्राइन्स जो हैं कुछ दिमाग की, न्यूरो का जब जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा बेटा वहाँ दिमाग की बात होगी। तो न्यूरोलॉजिकल डिजनरेटिव डिजीज़ पैदा करते हैं, दिमाग को ख़राब कर देने वाली बीमारियां पैदा कर देते हैं। सच एज़ मेड काउ, जिससे गाय पागल हो जाती है। गाय के पागल होने की वजह ये प्राइन्स होते हैं। मेड काउ डिजीज़ बीमारी होती है बेटा। एंड स्क्रैपी, और स्क्रैपी की वजह बनते हैं। स्क्रैपी क्या होता है? भेड़ का या बकरी का पागल हो जाना क्या कहलाएगा? स्क्रैपी। तो भेड़ों में, बकरियों में और गाय में पागलपन की जो बीमारी है वो किससे होती है? प्राइन से होती है बेटा।